ये मरना तो है नहीं इन्हें। चलिए हम अपने साथ वाले मुल्क की बात करते हैं। भारत के अंदर उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि वो नाइजीरिया के अंदर, जो कि साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है, $14 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। वहाँ से कच्चा तेल निकालेगा, बाहर लेके आएगा, वहाँ पर साफ करेगा, आवाम को भी काम मिलेगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा। तो भारत की स्ट्रेटेजी, हालांकि वो रशिया से भी मंगवा रहा है, सऊदी अरब से भी मंगवा रहा है, इसके बाद अब वो नाइजीरिया की तरफ जा रहे हैं। तो वो कर सकते हैं वो, क्योंकि मोदी जो चाहे वो कर सकता है। ये हमारे पाकिस्तानी ये मोदी के गुलाम है। इनके कारोबार भी पाकिस्तान के, हमारे इंडिया में है कारोबार इनके पाकिस्तान में कारोबार तो नहीं है। ये इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उधर से कोई बंदा हमारे पाकिस्तानी मर जाए, सैलाब के दौरान आ जाए, जितना मर्जी हो जाए, सारा ये मोदी कर रहा है हमारे पाकिस्तान में। जो करप्शन हो रही है, जो परेशानी हो रही है, मुल्क में पैसा बढ़ रहा है या जो भी कुछ हो रहा है, ये हमारे सब पाकिस्तानी मिले हुए हैं उनके साथ, और ये हमारी वैसे हो रहा है। देखिए, आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात की, वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर पेट्रोल की कंजप्शन ज़्यादा है, इंडिया में भी ज़्यादा है। सऊदीया से खरीदा, फिर रशिया से खरीदा, अब नाइजीरिया से भी कच्चा तेल निकालेंगे, $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करें। वो तो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। हमारी ये ऐसी सोच क्यों है कि अगर हमारे मुल्क में कुछ गंदा हो जाता है हम कहते हैं इंडिया ने किया है, अगर कुछ अच्छा हो जाए तो हम कहते हैं हमने खुद किया है। ऐसा क्यों है? हम अपनी गलतियों को खुद करेक्ट नहीं करते, सामने वाले पे डाल देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो कई साल हो गए पाकिस्तान भी नहीं आ रहे। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर क्या करें, जो हमारे हुक्मरान हैं ये उनकी वजह से ही चलते हैं, क्योंकि वो अगर चलाएंगे जैसे इन्हें चलाते हैं वो ये काम करते हैं, इससे आगे कुछ भी नहीं है। प्यारा पाकिस्तान है, हर बंदा यहाँ से नाराज है। ये पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान हमारा है। क्या वजह है कि जो है ना, हम अपनी इस धरती से दूर जा रहे हैं? हम पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार हो गए, महंगाई का शिकार हो गए। इतनी नफरत एक दूसरे से क्यों? नफरत इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर करप्शन हो गई है। हमें करप्शन जितनी देर ना करें हमें सुकून नहीं आता। अब ये देख लें, वापटा के दफ्तर में चले जाएं आप, उनको इन्होंने मिनट भी दिए हुए हैं, यूनिट भी दी हुए हैं, हर चीज़ दी हुई है, उसके बावजूद वो करप्शन करते हैं। अगर उनके मिनट हमारे पाकिस्तान से, अगर हमारे MP MNO को प्यार है, कोई भी पार्टी है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जमात इस्लामी है, वो हमारे जितने साल वो हुकूमत करें, 4 साल करें, 3 साल करें या 5 साल, वो तनख्वाहें ना लें, वो हमारे दफ्तरों में लगाएं, घी में लगवाएं, जहाँ हम खाने पीने के आटे की मिलों में लगवाएं पैसे, चीनी की मिलों में लगाएं, तो हमें मेरे हिसाब से मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर वो हमारे साथ चले। मगर क्यों कि इतने मिनट लेने के बावजूद गैस वाले भी, बिजली वाले भी, और उसके बावजूद भी करप्शन करते हैं, तो ये हमारे अंदर चोर नहीं निकल सकता, क्योंकि हम खुद खराब हैं, तो खराब ही रहेंगे। मेरा मकसद उनका रास्ता बंद कर दिया। तकरीबन अफ्रीकन यूनियन में तो बहुत ज्यादा ममालिक आते हैं। पहली बात तो ये अर्ज करूंगा। दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने सबसे ज्यादा जो धचका दिया है चाइना को, वो BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, CPEC, जो पाकिस्तान के हवाले से, उसको धचका सबसे बड़ा दिया गया है। जो एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, लॉन्च किया गया है, शिपिंग और ट्रेन का प्रोजेक्ट, वो BRI इनिशिएटिव से बहुत बड़ा है। और जो मैं पहले BRI, CPEC और इन चीजों के हवाले से बात करना चाहूंगा, क्योंकि वो चल रहा था पहले और दुनिया बेजार है। इस वक्त उसके बारे में ये सोचा जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए डेट ट्रैप है वो, और मैं उस पर एग्री भी करूंगा किसी हद तक। पाकिस्तान को आज तक जो भी कर्जे दिए गए हैं भारत की तरफ से, चाइना की तरफ से, वो कभी डिस्क्लोज ही नहीं किए जाते कि उनका इंटरेस्ट रेट क्या है। दूसरा, उसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि चाइना की दोस्ती से श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है। तीसरी बात ये कहूंगा, इटली जो है वो इससे BRI से निकलता नजर आ रहा है। और उस दूसरी तरफ जो इन्होंने प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उसके जो मेन किरदार कौन कौन से हैं। एक तो सऊदी अरेबिया है, UAE है और इजराइल है और भारत है। मैं इन चीजों को, अमेरिका साथ है, अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। अब मैं इनको किस तरीके से डिफाइन करना चाहूंगा, डिफाइन ये करूंगा कि ऑयल रिच कंट्रीज है। सऊदी अरेबिया, जब रशिया के ऊपर एम्बार्गो लगाया गया था और दुनिया जो इस रशिया का तेल नहीं बिक रहा था, सबसे ज्यादा उस इकोनॉमी का फायदा किसने उठाया? सऊदी अरेबिया ने उठाया। तो कैश रिच कंट्री है। दूसरा फायदा कुवैत ने उठाया था। जब कैश रिच कंट्री सामने आए, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री साथ हों, इजराइल जो कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है, जितने जो IT के, टेक के जितने भी स्टार्टअप होते हैं वो इजराइल से शुरू होते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो अमेरिका के पास है, भारत के पास यूथ है और IT में मोनोपोली है उनकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो चाइना किस तरह मुकाबला कर सकेगा?
दुनिया किस तरह इसको रोकेगी आगे, इस तरक्की को अगर आगे निकल के जाते हैं। ग्लोबल साउथ का मोदी जी ने नारा लगाया, ग्लोबल साउथ का टोटल इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन चाहती थी कि इसको G20 को मोड़ तोड़ के यूक्रेन की तरफ ले जाए, लेकिन फाइनल स्टेटमेंट में अंदर यूक्रेन का नाम नहीं लिया गया और वहां पे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ। मोदी साहब जो इसकी टोन सेट करके आए थे जकार्ता में कि कोविड-19 के बाद अगला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो ग्लोबल साउथ का होगा, अगली सेंचुरी एशिया की है, तो उन्होंने उस पर अपना साबित कदम रहे हैं। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने चाइना को घेरा डाल लिया है, चाइना का वहां से निकलना मुश्किल है। चाइना की इकोनॉमी इस वक्त वैसे ही स्लगिश है। कोविड-19 के बाद आरजू उनका सप्लाई चेन रिस्टोर हो ही नहीं सका। इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वहां से निकल कर या तो वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और वो भारत में आ रही, तो वो परेशान है। चाइना वैसे भी रियल एस्टेट की मार्केट उनकी डाउन है, फाइनेंशियल क्राइसिस है वो। और मैं समझता हूं कि अगर इसमें मोमेंटम जो है इस वक्त, जो मोदी जी ने जो अपने प्लान इंट्रोड्यूस कराए, जो G20 की लीडरशिप है, जिस तरीके से पूरे साल से मोदी जी इस पे अपनी डिप्लोमेसी पे काम कर रहे हैं, अगर इसमें मोमेंटम कायम रखा उन्होंने, तो ये बिल्कुल बात सच होगी कि अगली सेंचुरी भारत की या ग्लोबल साउथ की सेंचुरी होगी। उसके बाद मैं इसको बड़े क्लोज इसमें ऑब्जर्व कर रहा था, कई लोगों के इंटरव्यू सामने आए हैं। बिलखुसूस जिस चीज पर मैं तवज्जो दिलवाना चाहूंगा वो लूला सिल्वा जो ब्राजील के, वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगली प्रेसिडेंटशिप G20 की ब्राजील के पास जा रही। उन्होंने इंटरव्यू में जो दो बातें बड़ी खास कही, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से भारत एक चीपेस्ट तरीके से चांद की एक ऐसी जगह पे लैंड किया है जो चंद्रयान 3 था, जहां पे आज तक ना रशिया जा सका है ना अमेरिका जा सका, और जितनी कम लागत में गया है। और ये वाकई ही दुनिया के लिए एक सोचने का मुकाम है कि भारत जो है उनकी टेक्नोलॉजी और उनका नेशनलिज्म किस लेवल पर पहुंच चुका है। बड़ा मिडिल पाथ लिया है यूक्रेन रशिया पे, जियोपॉलिटिकल इश्यूज पे, ब्ला 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 और ब्ला। चाइना ने बहुत बोल दिया। अब चाइना का एक थिंक टैंक है जो कि चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के अंडर है, यानी कि फॉर्मल एक थिंक टैंक है जो कि स्टेट सिक्योरिटी, जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, जो एक मंत्रालय है, मंत्रालय का एक थिंक टैंक है भाई, मंत्रालय का थिंक टैंक। यह मंत्रालय का थिंक टैंक है, इसका नाम है चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशंस। ये थिंक टैंक है, यहाँ पे सारे चाइनीज बैठते हैं और देश दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में ये लोग पेपर्स लिखते हैं और इसके बारे में बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये एक फंडेड थिंक टैंक है, यानी कि चाइनीज सरकार उसको पैसा देती है। उसने क्या लिखा? भारत ने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि गड़बड़ी कर दी G20 के साथ, ये कह रहे हैं। और क्या कहते हैं भाई साहब, देखिए इनका जो प्रीमियर है वो यहां पे आके कुछ और कहता है और ये उसके सांप कुछ कह गया, सपोले कुछ कह रहे हैं। अब देखो ये WeChat अकाउंट में इन्होंने बोला कि इन एडिशन टू कॉजिंग डिप्लोमेटिक एंड पब्लिक ओपिनियन टर्मोइल, इंडियाज एक्शन इन होस्टिंग मीटिंग्स इन डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैव आल्सो स्टोलन द स्पॉटलाइट। होस्टिंग मीटिंग्स कहां, डिस्प्यूटेड टेरिटरी किसको बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कश्मीर को। तो पाकिस्तानियों ने इनको बोला होगा कि भाई जो तुमने हमें पैसे दिए ना, अगर तुमने कश्मीर के बारे में बात नहीं करी तो देखना हम तुम्हारे पैसे वापस नहीं। चाइनीज डर गए कि भाई पाकिस्तानी इस मामले में बड़े सीरियस है, पैसे ना वापस करने के मामले में। बाकी किसी के मामले में तो सीरियस हो नॉन सीरियस हो, पैसे ना वापस करेंगे, इसमें दे आर वेरी सीरियस। तो भाई फिर उन्होंने बोला कि नहीं, कश्मीर का नाम लोगे तो मोदी जी फिर गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, फेंक के मारेंगे यहां से टनाटन, तो तब पता लग जाएगा। तो चाइना ने बोला मिडिल पाथ ले लेते हैं, कोई बात नहीं। द मिडिल किंगडम टुक द मिडिल पाथ, और उन्होंने क्या करा कि इन्होंने कश्मीर का नाम नहीं बोला, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बोल दिया। ये हाल है इनके, ठीक है जी। द थिंक टैंक also accused India of bringing geopolitical private goods onto the global stage, which said it would not only help the country fulfill the responsibility of the host summit but also create further problems। यानी कि भारत ने अपने मुद्दे लेकर भारत बीच में आ गया और भारत ने अपने मुद्दों को, यार एक बात बताओ, घर में हमारे फंक्शन, ठीक है, घर में हमारे फंक्शन, शादी हमारे घर में, खाना हम खिला रहे, सामान वामान इंतजाम सब हमारा, गेस्ट भी हमारे। अबे दूल्हा दुल्हन भी तो हम ही डिसाइड करेंगे। अगर चाइना कर रहा होता G20 तो आपको क्या लगता है? चाइना बोलता कि ठीक है अमेरिका बहादुर, इंडिया बहादुर, आप डिसाइड करोगे कि G20 का क्या होगा? वो तो भारत डिसाइड करेगा, होस्ट कंट्री डिसाइड करेगी। अब देखिए हमने जो G20 में करा, चाइना कभी नहीं होने देता, कभी नहीं होने देता। मैं बता रहा हूं, इतने दोगले किस्म के लोग हैं चीनी है, इतने बड़े फ्रॉड हैं चाइनीज। जिसका बेटा पाकिस्तान हो, नहीं बेटा नहीं, बेटा तो पाकिस्तान मेरा है, मैं मतलब है कि जिसका चेला पाकिस्तान, आई शुड से चेला नॉट बेटा, जिसका चेला पाकिस्तान हो, समझ लो वो कितना बड़ा सांप होगा यार, कितना बड़ा सांप होगा वो जिसको पाकिस्तान ने पाल रखा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। अब ये देखिए
तो इन्होंने बोल दिया कि साहब भारत जो है ये सब भारत ने गलत करा है और भारत ने अपना एजेंडा चला है। भाई साहब अफ्रीका जैसा कॉन्टिनेंट जहां पे भुखमरी है, जहां पे सिविल वॉर है, गृह युद्ध है, एक दूसरे के गले, लोग जब अटैक करते हैं ना गांव के गांव साफ कर देते हैं वहां पे। 100 200 300 से कम तो मारते नहीं एक बार, एक आधा बंदे का तो मर्डर नहीं होता वहां पे, पता लगा पूरा गांव साफ कर दिया। ऐसे मुल्कों को जहां पे इतना फसाद हो रखा है उनको लेकर आए इंडिया G20 की टेबल पे और G20 को बना दिया G21। बुलाओ भाई, बैठो, तुम भी बैठो। गरीबों कोई बात नहीं, परेशानी है कोई बात नहीं। एक जमाना था जब भारत के पास भी पैसा नहीं था, आज भारत के पास पैसा है, आज भारत के पास दुनिया भर की वेल्थ है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 600 अरब से ज्यादा डॉलर हमारे पास पड़े हुए हैं बैंक अकाउंट में। लेकिन कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। हम भी जानते हैं आज से 40 साल पहले ऐसा नहीं था, हमने भी बहुत सफर करा है। और हमने कैसे सफर करा है? क्योंकि हमारा भी पैसा वेस्ट लूट के चला गया था, इंग्लैंड हमारा पैसा, यूके हमारा पैसा लूट के चला गया था। और ना हमें भी लोग सोने की चिड़िया कहते थे। हमें पता है अफ्रीका में जो हो रहा है ना, अभी एक दूसरे का गला काट रहे हैं, ये कटवा रहे हैं लोग, वेस्ट वाले कटवा रहे हैं। तो भारत ने बोला कि तुम आके टेबल पे बैठो यार, तुम छोटे नहीं हो, तुम बराबर हो यार, हम तुम भाई हैं और हम बड़े भाई नहीं हैं, आओ बैठो टेबल पे। ये भारत ने कर, ये तिलमिला गया। ये क्यों तिलमिला रहा है चाइना भाई साहब? इसीलिए तिलमिला रहा है क्योंकि अब ये अफ्रीका का बेवकूफ नहीं बना पाएगा, उल्लू नहीं काट पाएगा अफ्रीका का। जो अफ्रीका के अंदर ये सोने चांदी के लिए खोदते हैं, जमीन, जिंक, कॉपर, लिथियम के लिए खोदते हैं और वहां से ले जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर बहुत बड़े कर्ज चढ़ा के, बड़ा अजीब अजीब से इंटरेस्ट रेट पे सूद और ब्याज, अजीब अजीब किस्म का सूद और ब्याज, ठीक है, चाइना ये करता है। पाकिस्तान को भी ऐसी घेर के मारा है उसने, श्रीलंका को भी ऐसी घेर के मारा है। अब इसके लिए सब करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो G20 का हिस्सा बन गया, वो बन गया G20 का हिस्सा। अब आप देखिए आगे आगे होता है क्या। मोदी जी ने पेट पे लात मारी है चीन की, पेट पे। मैं तो बहुत पहले से कह रहा था ना कि चीन का हिसाब होगा, पर चीन का हिसाब मिलिटरीली नहीं होगा। चीन का हिसाब मिलिटरीली होना चाहिए, वैसे 100-200 में उनको गिराने चाहिए, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं चीन के पेट पे लात मारी है बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और चीन करा रहा है दर्द के मारे, इसलिए ये सब कमेंट्स आ रहे हैं। यहां पे तो ही करके सबके सामने बोलना पड़ा था, अच्छी अच्छी बातें तो बोल के चला गया, वहां से भव भव कर रहा है चाइना से, ठीक है, फिट कर दिया मोदी जी ने उसको। वेरी गुड मोदी जी, वेल डन। फ्रांस ने बड़ी तारीफ करी है भाई साहब इंडिया की, बहुत जबरदस्त तारीफ। बोला है कि जैसे इंडिया नेगोशिएट करता है वैसा और शायद कोई कर पाता। उन्होंने बोला कि इंडियाज एबिलिटी टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर। अब सोचिए भारत की जो कैपेबिलिटी है, भारत जो दूसरी कंट्रीज को टेबल पे ले आता है, वहां पे रूस भी है, वहां पे अमेरिका भी है, वहां पे यूरोप भी है, वहां पे चाइना भी है। वहां पे अलग अलग किस्म के लोग हैं जो अलग अलग विचारधारा रखते हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनका एक हाथ दूसरे के गरेबान में रहता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। कुछ ऐसे लोग हैं हु आर इन अ स्टेट ऑफ कोल्ड वॉर, जो एक दूसरे के मतलब आंखें मिला के बात करने को राजी नहीं है एक दूसरे के। सबको बैठाया मोदी जी ने और बोला कि मित्रों तुम आ जाओ बेटा, तुम भारत आयो, वासुदेव कुटुंबकम, साइन करो। और साइन करे लोगों ने, साइन करे लोगों ने। मोदी जी ने पता नहीं क्या खिलाया उनको, सब लोग ऐसे खुश हो गए, सब लोगों ने साइन कर दिया हर एक चीज पे। आई थिंक 83-84 कितने पॉइंट थे, सबके सब पे अग्रीमेंट 100%, कोई फुटनोट नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई रिमार्क नहीं, कुछ नहीं। 1 to 83 साइंड, एंड ऑफ स्टोरी, 100 out of 100 मार्क्स ये कर दिया। चाइना बहुत परेशान हो गया इससे, क्योंकि चाइना चाह रहा था कुछ ना कुछ तो हो यार, इंडिया को नीचे कैसे दिखाया जाए। और उसका जो सपोला है, उसका जो सपोला है कौन? पाकिस्तान। वहां पे तो लोग दुआएं कर रहे थे कि यार कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए इंडिया के अंदर, कुछ गड़बड़ हो जाए। हुआ नहीं। खालिस्तानी में तुम्हारी क्लास कल परसों लूंगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आराम से परसों नरसों तुम्हारी क्लास लूंगा। तुमने भी यहाँ पे बड़ी कोशिश करी थी स्प्रे पेंट करने की, अपनी अपनी औकात के हिसाब से। देखो चाइना कह रहा था डिप्लोमेटिकली कुछ हो जाए, चाइना की वो औकात थी। पाकिस्तान ने बोला कोई बम बम फोड़ दें, पाकिस्तान की वो औकात थी। खालिस्तानी तुम्हारा तो बेड़ा ही घर के, तुमने बोला कि स्प्रे पेंट का कैन लेके कहीं पे मेट्रो स्टेशन पे चुपचाप से रात के 3 बजे खालिस्तान जिंदाबाद लिख दो, वही तुम्हारी डिप्लोमेटिक विक्ट्री। वो खालिस्तानियों का G20 हुई है। मैं रुकना, अभी तुम्हारे कपड़े फाड़ूंगा मैं परसों, ठीक है, मैं 1-2 दिन बिजी हूं, उसके बाद आके तुम्हारे कपड़े फाड़ूंगा। अच्छा, तो फ्रांस ने बोला कि साहब इंडिया ने बहुत बढ़िया काम करा है, इंडिया ने बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दिया मामला। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है कि वो जो हम कॉरिडोर की बात नहीं कर रहे थे, आपको याद होगा, वो ट्रेन की कॉरिडोर और वो रेल की कॉरिडोर जो है ना, और पोर्ट्स वगैरह, पूरी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो फाइनलाइज हो गई है चीजें, और उसके बारे में अब आगे प्लानिंग और उसकी फंडिंग होगी और उसको काम करना है। ये मिडिल ईस्ट और यूरोप को लिंक कर रहा है और ये दिल्ली से लिंक करेगा। तो अब इसकी स्टोरी ये है कि कॉरिडोर बनेगी,
ठीक है, एक कॉरिडोर बनेगी, यानी कि भारत से शुरू होते हुए वो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, इजराइल और यूरोपियन यूनियन। तो भारत से लेके यूरोप तक एक रेल मार्ग जाएगा। रेल मार्ग भी है, उसमें समुद्र भी है, सब कुछ है, यानी कि एक कॉरिडोर बनेगी। और ये तोड़ है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, जो कि चीन की चोरी है। चीन की चोरी, चीन की चटनी, चीन का चूरन, ये तीनों है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसी सांप का एक छोटा सा सपोला है, सीपैक, और वो पाकिस्तान को डस रहा है। ठीक है, ये उसकी कार्ट है। ठीक है, ये उसकी कार्ट है। और इसमें क्या होगा कि जिस भी देश में जाएगा खुशहाली फैलाता हुआ जाएगा। और इसमें यह नहीं होगा कि हमने किसी देश को ऐसे करा तो हमने इतना कर्ज दे दिया कि उन्होंने माथा पकड़ लिया, रोने लगे लोग। नो, नॉट एट ऑल। यह मामला अलग तरीके से करा जाएगा। जेक सलिवन, जो बाइडेन का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने बोला है कि फार रीचिंग इन्वेस्टमेंट्स दैट कम फ्रॉम इफेक्टिव अमेरिकन लीडरशिप एंड अ विलिंगनेस टू एम्ब्रेस अदर नेशंस एज पार्टनर्स, ये बहुत जरूरी है। अमेरिका हर समय बड़े भाई की तरह बड़े भाई वाली वाइब्स देने की कोशिश करता है कि देखो मैं तो तुमसे बड़ा हूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, बाइडेन आपको कुछ बोलेगा, आपको गुस्सा आ जाएगा। जब तक आप बाइडेन को जवाब देंगे वो भाई सो जाता है, उसकी उम्र इतनी है, ही गोज टू स्लीप। उसको स्लीपी जो बोलते हैं अमेरिका में, पता है आपको? ही इज कॉल्ड स्लीपी जो, क्योंकि भाई सो जाता है बीच बीच में। एडिटर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्लीपी जो की जरा 2-4 फोटोग्राफ दिखाएं जहां अलग अलग वेशभूषा में बड़ी इंपॉर्टेंट जगह, बड़ी जरूरी जगह यूएस के प्रेसिडेंट सो गए हैं। तो कोई उनसे गुस्सा भी नहीं कर सकता, वो आपके ऊपर चिल्लाएंगे। जब आप उनके ऊपर चिल्लाएंगे तब तक भाई साहब सो चुके होंगे। अब क्या करेंगे? ही इज एन ओल्ड मैन, वी हैव टू रिस्पेक्ट हिज एज, है ना? अच्छा जी, दूसरी खबर है दोस्तों, मैं आपको लाता हूं यूक्रेन। और यूक्रेन को बड़ी दिक्कत हो गई है साहब। यूक्रेन ने बोला है कि ये जो तुम लोग हो ना, तो बड़े तुम लोग गंदे लोग हो यार। तुमने G20 में तुमने कोई साथ बात नहीं दिया, तुमने यूक्रेन को हीरो नहीं बनाया, तुमने रशिया को विलेन नहीं बनाया। ये ट्वीट देखिए भाई साहब का। तो दोस्तों यहाँ पे ओलेग निकोलेंको है, जो कि स्पोक्स पर्सन है उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का, यूक्रेन का। ही सेज कि देयर वाज नो एक्सप्लिसिट रेफरेंस टू रशिया। जो बाली में हुआ था ना G20, उसमें साफ तौर से बोला गया था कि रशिया ने गलत करा है। यहां पे ऐसे कोई था नहीं। और इसको बोला कि वॉर इन यूक्रेन को आप द वॉर अगेंस्ट यूक्रेन, यानी कि शब्दों में इनको बड़ा प्रॉब्लम है यूक्रेन वालों को कि भैया आपने ऐसा क्यों नहीं करा। देखो यार सुनो, वो बाली था, और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने बोली, दैट वाज बाली, दिस इज न्यू दिल्ली। फर्क है, ठीक है। बाली का हो सकता है उनकी ऐसी सोच हो कि हम कंडेम करेंगे। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर कंडेम हो भी गया तो होना क्या? मैं यूक्रेन वालों से पूछना चाहता हूं, अगर कंडेम भी हो गया तो क्या लड़ना तुम नहीं चाहते? तुम सोचते हो कि कंडेमनेशन से पुतिन डर जाएगा? पुतिन ने बोलेगा नहीं, इन्होंने कंडेम कर दिया, अब मैं कैसे करूं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता यार, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि साहब देखो, यू हैव टू बी बैलेंस्ड। इसमें यूक्रेन की भी गलती है, रशिया ने गलत करा, रशिया ने इन्वेड करा, ठीक है, लेकिन यूक्रेन की गलती है। यूक्रेन जानबूझ कर, और ये आदमी मैं बता रहा हूं ज़ेलेंस्की, हाईली करप्ट मैन, ये बहुत करप्ट आदमी है। इसने करोड़ों अरबों डॉलर डकार लिए इसने भाई ने जंग के नाम पे। इसके फॉरेन बैंक अकाउंट, जो सीआईए की रिपोर्ट है यार, ये देखो आप स्क्रीन पे देखो सीआईए की रिपोर्ट। लोग कह रहे हैं साहब आप ज़ेलेंस्की को गलत बोल रहे हो। गलत नहीं बोल रहे, सीआईए बोल रहा है, जो इसका बाप है, जिसको पैसे देता है। ज़ेलेंस्की ने इसको दिए लड़ाई लड़ने के, ये क्यों नहीं जीत पा रहा, ये क्यों रशिया को नहीं हरा पा रहा? ये इसलिए नहीं, उसका कई कारण है। रशिया की फौज इससे बड़ी है, इससे बेहतर है, उनके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, इसके पास भी लेटेस्ट वेपन्स हैं, ठीक है। ये क्यों नहीं हरा पा रहा? क्योंकि जो पैसे हैं, जो असली पैसे इसको दिए थे, हथियार तो इसका कुछ नहीं कर सकते, तो लगाने पड़ेंगे इसको। जो उसको कैश दिया, ये कैश गायब कर देता आधा। जब आप लोगों के आप कहते हो ना कि यूक्रेन, हमारे भी कई साथी हैं दोस्त जो बड़े यूक्रेन का झंडा लेके घूमते रहते हैं। भैया चोर है वो ज़ेलेंस्की। ये सीआईए की रिपोर्ट देखो, आप दोबारा दिखाओ एडिटर साहब, इनको एक्सपोज करो ज़ेलेंस्की को। मैं कोई पुतिन का इतना बड़ा फैन हूं नहीं, लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी एज इंडियंस कि रशिया ने हमें सपोर्ट करा है। हम फिर भी रशिया से बोल रहे हैं कि लड़ाई बंद करो। हम ब्लाइंडली रशिया को भी सपोर्ट नहीं कर रहे, हम रशिया को बोल रहे हैं कि तुम लड़ाई बंद करो। लेकिन ये जो यूक्रेन हर समय ये कहता ना कि नहीं, यूक्रेन को एक्चुअली जैसे स्पॉइल्ड बच्चा होता है ना, आपने कुछ बच्चे देखे होंगे ना बदतमीज टाइप के, कि माँ बाप उनके मन की चॉकलेट ना दिलवाएं या गुब्बारा या आइसक्रीम ना दिलाएं, तो शॉपिंग मॉल में नहीं लेट जाते, जमीन पर रोने लगते हैं और सीन क्रिएट करते हैं। यूक्रेन इज लाइक दैट स्पॉइल्ड ब्रैट, स्पॉइल्ड चाइल्ड। वो जो बदतमीज बच्चे होते हैं, वो यूक्रेन उस टाइप का बदतमीज बच्चा है। इसको पूरा अटेंशन चाहिए। यूक्रेन को ये चाहिए कि भाई हमारे बारे में, इट्स नॉट G20 इज नॉट अबाउट यू यार, इट्स नॉट अबाउट यू।
तुम अपनी इकोनॉमी कर लो टॉप की, आ जाओ G20 में, कहानी खत्म हो गई। तुम्हारा लेना है कि नहीं लेना भाई। इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है, इंडिया उसको एड्रेस करेगा कि नहीं करेगा? कि सब लोग एक ही भजन गाएंगे यूक्रेन यूक्रेन, वो नहीं होने वाला बॉस। और इंडिया विल नेवर अलाउ एनीथिंग that embarrasses Russia. Yes, we will talk to Russia on the sidelines. We will ask our friend Russia, let's stop the war. लेकिन यूक्रेन का भी काम है, यूक्रेन भी हथियार लेना बंद करे बाहरी दुनिया से, क्योंकि मैं बता रहा हूं एंड में क्या होगा, अमेरिका एज यूजुअल अमेरिका बैकट्रैक कर जाएगा और जेलेंस्की ने जूते खाने। आप मानो मेरी बात, आज मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो सेव करना, जेलेंस्की कुटेगा बुरी तरीके से। और अमेरिका की आदत है, अमेरिका हाथ जोड़ के चला जाएगा। अमेरिका बोलेगा यार अब ठीक है, जितना पैसा दे सकते थे, पैसा किसको दे रहा है वो? जेलेंस्की को पैसा दे रहा है, जेलेंस्की ने आधा खा लिया, बाकी जेलेंस्की जो उससे खरीद रहा है वो वापस अमेरिका जा रहा है पैसा। तो बहुत बड़ा फ्रॉड है यार। सीआईए ने एक्सपोज करा है जेलेंस्की को, सीआईए ने बोला है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बोला है चोर है ये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।